दादी नानी के नुस्खे ऑफ कोर्स बहुत साइंटिफिक होते थे, क्योंकि उस समय डाइट से लेके एक्सरसाइज का बहुत ध्यान दिया जाता था। और पेशेंट्स जो हैं अच्छी तरह से घर पे भी डिलीवर करते थे। लेकिन एक ड्रॉबैक था उस समय कि यदि चेकअप नहीं हो रहा है और प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो रहा है तो बर्थ इंजरीज ज़्यादा होती थी, बाद में पोस्ट ड्रेसिंग। और मैं परमात्मा का इस चीज़ के लिए बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि निमित्त बनाया हमें कि आज एक आत्मा जन्म लेना चाह रही है एक रूप धारण करके, और उस आत्मा को सबसे पहले हाथ में मैं लेती हूँ और फिर उसकी माँ को देती हूँ। तो मैं गॉड मदर हूँ, देन द मदर, सो इट इज़ अ ब्लेसिंग। बिल्कुल। अगर टाइम से पहले हो गया तो बच्चा अंदर सांस लेने का रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। तो जब उसने सांस ली अंदर तो फेफड़े में सारा पानी जाएगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फेफड़े में जाए तो निमोनिया के साथ पैदा हो सकता है। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट शो दो मुंह चार बात। गाइस, आज का हमारा ये एपिसोड नारी शक्ति को समर्पित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप आज का ये एपिसोड अपनी माता, बहनों और अपने लाइफ पार्टनर के साथ जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है, वीमेन की बॉडी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन होती है और इस मशीन का कोई भी यूज़र मैनुअल नहीं होता है। तो आज का हमारा ये एपिसोड उसी मैनुअल के बारे में है। पीसीओडी, पीसीओएस से लेकर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की टेंशन तक के आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि गुलाटी मैम। मैम एक रिनॉन्ड गायनोकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी से लेकर लेप्रास्कोपिक सर्जरी में एक्सपर्ट हैं। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि गुलाटी। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग हियर फॉर लास्ट 80 मंथ्स से स्टार्ट हुआ है मेरा यहाँ का जर्नी। हाथरस में मैंने ज्वाइन किया था और मेरठ LLRM मेडिकल कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। पहले यहाँ सिंगारी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद प्राइवेट नर्सिंग होम खोला, क्योंकि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर इंटेंसिव केयर की थोड़ी सी लैक्सिटी थी हाथरस में उस समय, और जो पेशेंट्स यहाँ पर थे वो रेफ़र हो जाते थे, ज़्यादा तकलीफ़ में होते थे। तो हाथरस का पहला सिजेरियन जो है वो मैंने ही किया है यहाँ पर, क्योंकि गंभीर हालत में पेशेंट को रेफ़र करना जो है वो मुझे सही समझ में नहीं आया। सो माई जर्नी इज़ फ्रॉम दैट टाइम टू टुडे। और पर्सनली मेरी अपनी हार्दिक इच्छा यही थी कि मैं अपने देश में ऐसी जगह में मेरा सर्विसेज जाएं जहाँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इंटीरियर के बहुत पेशेंट्स आते हैं और जो शहर के हैं वो भी अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ गया है, और ये मेरा अपने शहर को एक क्वालिटी सर्विसेज देने का प्रयास है, छोटा सा प्रयास। बिल्कुल मैम, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 30 साल पहले मेरी भी डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुई थी और आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो लगभग हम देखते हैं कि 30 साल मेरे को हो गए, प्लस आप कितने साल का एक्सपीरियंस बता रही हैं मैम इस फील्ड में अपना? हाथरस में मेरा 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो 45 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो देश दुनिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अगर हम बात करें इंटरनेट की भी, या फिर अगर हम बात करें 40-45 साल पहले की बात करते हैं तो पहले दादी नानी के नुस्खों से घर में डिलीवरी हो जाया करती थी। और आज की डेट में जब लोग इंटरनेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आपके पास आते हैं, या उस टाइम पे भी जब आपके पास कुछ इस तरीके के लोग आते थे, तो आपको सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं डर किस तरीके के लोगों से लगता है? आज की जनरेशन के लोगों से लगता है या उस जनरेशन के लोगों से लगता है? गर्वित, मुझे डर तो दोनों जनरेशन से बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं उस जनरेशन से इस जनरेशन में भी सर्वाइव कर रही हूँ। दादी नानी के नुस्खे ऑफ कोर्स बहुत साइंटिफिक होते थे, क्योंकि उस समय डाइट से लेके एक्सरसाइज का बहुत ध्यान दिया जाता था। और पेशेंट्स जो हैं अच्छी तरह से घर पे भी डिलीवर करते थे। लेकिन एक ड्रॉबैक था उस समय कि यदि चेकअप नहीं हो रहा है और प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो रहा है तो बर्थ इंजरीज ज़्यादा होती थी, बाद में पोस्ट डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते थे। तो आज की जनरेशन में बच्चे जो यंगर जनरेशन है, एजुकेटेड है, वेल वर्स्ड हैं, और नेट से वो सीख के भी आते हैं गूगल से, लेकिन फिर भी वो वाला चीज़ है, एक्सपीरियंस है कि दे हैव टू गेट देमसेल्फ चेकड अप। कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, नुस्खों को भी डॉक्टर की कवरेज नहीं रिप्लेस कर सकती, और जो गूगल की नॉलेज है वो भी जो डॉक्टर्स की जो चेकअप है, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि बच्चा सीधा है, उल्टा है, आड़ा है, तिरछा है, ये सब चीज़ें जब तक नहीं डायग्नोज होंगी प्रॉपरली तो
इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम इंजरीज ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो डर तो दोनों में से नहीं है, इट इज़ अ बैलेंस। इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन। तो प्रेगनेंसी में सेल्फ मेडिकेशन क्यों खतरनाक होता है? सेल्फ मेडिकेशन तो ठीक नहीं है ना कभी भी लेना, क्योंकि मालूम ही नहीं है तुम्हें साइड इफेक्ट्स किस चीज़ के हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कौन सी चीज़ क्या रिएक्ट कर रही है। सो सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट इंडिकेटेड। ओके। जैसे बोलते हैं कि एक बेबी को दुनिया में लाना बहुत बड़ा मैजिक जैसा होता है, तो जब आपने अपनी लाइफ में पहली बार डिलीवरी करी तो वो जो मोमेंट था आपके लिए, वो मैजिकल मोमेंट था या कैसा था? गर्वित, आई विल शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मे बी 6 years और 7 years, तो जब बच्चे गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते हैं तो मैं डॉक्टर का खेल खेलती थी। दैट वाज दैट टाइम, ठीक। और उसमें क्या होता था, एक छोटी सी गुड़िया, उन दिनों में ये सब बारबी नहीं होते थे, घर की कपड़े की गुड़िया बनती थी। तो वो घर की कपड़े की गुड़िया के अंदर ही मैं अपनी मदर से कहती थी छोटी गुड़िया और डालो इसके पेट के अंदर, और फिर मैं बाकायदा मास्क वास्क लगा के और ब्लेड से उसका पेट काटती थी और यूँ करके बच्चा निकालती थी। दैट वॉज वे बैक, अ फ्लैश बैक। अब जब मैंने पहला सिजेरियन किया, दैट वॉज इन मेडिकल कॉलेज, पहला सिजेरियन किया, तो वो मेरे, जिस समय मैं कर रही थी ऑपरेट उस पेशेंट को, आफ्टर गेनिंग ऑल माई प्रैक्टिकल नॉलेज एंड पर्सनल नॉलेज, सो आई वॉज गिवन माई फर्स्ट केस कि चलो करो सिजेरियन। तो वो जिस समय मैं पेट से बेबी को आउट कर रही थी, तो मुझे वो अपने बचपन का फ्लैशबैक जरूर याद आया कि ये बहुत बचपन का शायद मेरा ड्रीम था या मेरी डेस्टिनी थी, जो कि आज मैं ऑपरेशन के टेबल पे खड़े होकर रियल बेबी को बाहर कर रही हूँ। तो इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग, और मैं परमात्मा का इस चीज़ के लिए बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि निमित्त बनाया हमें कि आज एक आत्मा जन्म लेना चाह रही है एक रूप धारण करके, और उस आत्मा को सबसे पहले हाथ में मैं लेती हूँ और फिर उसकी माँ को देती हूँ। तो मैं गॉड मदर हूँ, देन द मदर, सो इट इज़ अ ब्लेसिंग। कौन से साइंस होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से उन इश्यूज़ के बारे में कंसल्ट करना चाहिए? प्रेगनेंसी टाइम में पेशेंट को अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग है, नोजिया है, ब्लीडिंग है, पेन है और लीकेज है, कुछ भी ऐसी समस्या हो रही है जिसमें कि पेशेंट नॉर्मली खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर। ओके। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में आप वुमेन को क्या डूज एंड डोंट्स एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बताना चाहेंगे? फर्स्ट प्रेगनेंसी में पेशेंट को प्रॉपर डाइट चाहिए, रेस्ट चाहिए और सिंपल एक्सरसाइजेस चाहिए। डाइट का विशेष ध्यान रखना है। और डोंट्स में यही है कि एक्सेसिव आजकल जो जंक फूड वगैरह बाहर खाते हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द पेशेंट और फॉर द बेबी, तो वो जंक फूड वगैरह अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ दादी नानी के नुस्खे आते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए और लाइट डाइट लीजिए जो कि इजीली डाइजेबल, और रेस्ट भी चाहिए। जो लड़की है, मदर है, वुड बी मदर है, शी नीड्स पर्टिकुलर मेंटल रेस्ट, टेंशन नहीं होनी चाहिए उसको। बट जो सुना है हमने, जैसे जो क्रेविंग्स होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, उस क्रेविंग्स को कैसे फिर दूर किया जाए? क्रेविंग्स के लिए फिर वो घरेलू फ्रूट्स है ना, फ्रूट चाट ले लीजिए, चना चाट ले लीजिए, खूब सारा नींबू डाल लीजिए, सूप्स ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, वो सारी चीज़ें उसमें नींबू डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, ये सब चीज़ें ठीक है पेशेंट के लिए। बहुत बड़ा डिबेट होता है नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन को लेके। जी। तो कुछ लोगों को ये बोला भी जाता है कि जो सी सेक्शन होता है डॉक्टर्स अपनी आसानी के लिए करते हैं, तो क्या ये वाकई लाइफ सेविंग टूल है? कैसे इसका यूजफुल रहता है ये? देखिए, सिजेरियन सेक्शन डेफिनेटली फर्स्ट आंसर नहीं है। नेचर ने हम लोग को बनाया है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए हमारी, पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन की मजबूरी पड़ जाती है। जैसे पेशेंट की एज क्या है, और प्रेगनेंसी में बच्चा सीधा है, उल्टा है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, सूजन तो नहीं आ रही, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अब लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट कंसीव कर रहे हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो रही हैं, बच्चे बहुत प्रेशस हो गए हैं। तो ऐसे में अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है पेशेंट के ऊपर की, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें फिर हम लोग IVF इतना कॉमन हो गया, तो ये सारे हाई रिस्क वाले जो बच्चे होते हैं, इनके लिए फिर बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रायल नहीं दे पाते हैं, तो फिर सिजेरियन मजबूरी में करने पड़ जाते हैं। तो लेकिन जनरली फिर भी पर्सनली मैं अभी भी पेशेंट्स को जो यंग, मतलब जो यंग से मेरा मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव एज में है 20 to 25, 30 तक भी समझ लीजिए, तो मैं पर्सनली तो काफ़ी इंकरेज करती हूँ एक्सरसाइजेस बता के कि मोटिवेट देम फॉर द नॉर्मल डिलीवरीज। तो कंसीव के लिए जो आइडियल एज होती है वो कौन सी आइडियल एज मानी जाती है? 20 to 25 आइडियल एज। ओके। अभी मैरिजेस कब हो रही हैं? बहुत लेट हाँ, बहुत लेट हो रही हैं, 30s में हो रही है। अक्सर जैसे कहा जाता है कि सी सेक्शन के बाद में बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो और हमेशा के लिए बैक पेन रहता है,
ये क्या ये सच है या मिथ है लोगों का? ये मिथ है, मिथ है। मिथ है। बॉडी जो वीक हो रही है, परेशानी हो रही है, वो जनरली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। डिलीवरी हो के चुकी है, पेशेंट का कैल्शियम डिप्लीशन हो रखा है, तो पेशेंट को डाइट लेना है। बहुत सारे लिगामेंट्स लूजनिंग होती है, जॉइंट लूजनिंग होती है, रेस्ट चाहिए। तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद 1.25 से 1.5 महीने तक का रेस्ट है, तो सिजेरियन के बाद में 2 से 2.5 महीने का रेस्ट है। जो पहले दादा दादी और नानी के नुस्खे थे कि मालिश होती थी, वो मालिश करानी चाहिए। वो अब लोग नहीं कराते हैं। नहीं, करा भी लेते हैं, पता नहीं। अच्छा, हाँ। मालिश होती है, और वो जो सिकाई सी लगाते थे पीठ के नीचे, तो दैट इज ऑल वेरी साइंटिफिक। और फ्यूमिगेट करते थे तो वो बैक्टीरिया को भी खत्म करते थे, नीचे कुछ कंडा चला के करते थे ना। जैसे अगर पहला बेबी सी सेक्शन से हुआ है तो क्या सेकंड बेबी के नॉर्मल होने के चांसेस हैं, या वो भी फिर सी सेक्शन से ही होता है? ये ना नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। नॉर्मल हो जाती हैं बहुत सारी डिलीवरीज, लेकिन मतलब से टाँकें ठीक हो, बच्चा सीधा हो, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ब्लड प्रेशर की या कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हो, वही सारे वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कितना गैप मिल रहा है दोनों बच्चों में। वही आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है कि कई सारी लड़कियों में पीसीओडी और पीसीएस की समस्याएं रहती हैं। तो उसके जो सिग्निफिकेंट रीजंस हैं वो क्या उनकी लाइफस्टाइल की वजह से रहता है, किस वजह से ये समस्या उनको रहती है? हाँ, पीसीओज एंड पीसीओडीज जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं इसको, दिट इज ऑन द राइज मेनली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, बच्चे हैं, ये डाइट का फ़र्क पड़ गया है इनकी, टाइमिंग का, डाइट के प्रॉपर टाइमिंग से डाइट नहीं लेना, या क्या जंक फूड बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, और फिर लैक ऑफ एक्सरसाइजेस एंड लैक ऑफ रेस्ट। पहले ये होता था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी इन वेल्थ। अभी क्या हो गया, लेट टू बेड हो गया, लेट टू राइज। तो वो वर्किंग इस तरीके की हो गई है कि ये काफ़ी कॉमन हो गया, और ये काफ़ी कॉमन खाली शहर में नहीं, गांव में भी। तो कहने का मतलब अगर वर्किंग वीमन है उसको भी सेम प्रॉब्लम है, और अगर हाउसवाइफ है उसको भी सेम प्रॉब्लम रहेगी? वर्किंग वुमेन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि स्ट्रेस लेवल्स, वर्क प्रेशर्स, डाइट के इरेगुलरिटीज, लाइफस्टाइल चेंजेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, वही सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं। फिर ओवरवेट हो जाते हैं। तो ओवरवेट की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है। अगर ओवरवेट नहीं होता है तो ये फिर भी रहती है, रिवर्स हो जाती है। अच्छा। ओवरवेट होने की वजह से हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, और जब हार्मोनल चेंजेस आता है तो वेट और बढ़ जाता है। तो फिर हमारे हाथ में वेट को कंट्रोल करना। अगर वेट कंट्रोल करेंगे तो हार्मोन लेवल्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। पीसीओडी और पीसीओएस का असर प्रेगनेंसीज पर भी रहता है फिर? जी, रहता है। पीसीओएस अगर है, और इसमें क्या होता है कि ओवम जो है, जो बीज बनता है, वो फूटता नहीं है, वो बल्क में ओवरी में बढ़ता चला जाता है, तो ओवुलेशन ही नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं हो रहा तो कंसीव नहीं होगा। तो इस वजह से पीसीओएस को अगर हम करेक्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस। क्या प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगे? ट्रीटमेंट फिर से एक तो वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, पेशेंट को मोटिवेट करना है कि डाइट प्रॉपर ले, टाइम से ले, जंक फूड कम करे, हेल्दी डाइट खाए, फिर टाइमिंग्स ठीक रखे डाइट की, फिर एक्सरसाइज प्रॉपर करे, वेट कंट्रोल करे, एंड हाइड्रेशन भी ठीक रखे। अभी बहुत ये भी देखने में आ रहा है कि लिक्विड जो पानी है वो थोड़ा सा कम पी पाते हैं, और फिर पानी पीना है तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं। तो पानी, जनरल पानी पीने से भी काफ़ी ठीक हो जाता है। और रेस्ट एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट एंड रेस्ट ऑल्सो। और आजकल ये किसी में भी देखने को नहीं मिलता, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, नहीं मिल पाता, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। घर में एसीज हो गए, पहले बाहर सोते थे, छत पे ऊपर नीचे जाते थे, अभी कम हो गया। हर घर में ये बेसिक फैसिलिटी तो है ही है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड कॉम्प्लेक्स मशीन फॉर द वुमन की, मतलब वो काम ही करते रहते हैं और उनके लिए कोई यूज़र मैनुअली नहीं है, उनको सिर्फ काम करते ही जाना है। कोई उनको मैनुअली नहीं है कि उनको कब रुकना है या किस तरीके से उनको रेस्ट करना चाहिए, क्या उनको अपने लिए प्रिकॉशंस करने चाहिए ताकि उनकी बॉडी हेल्दी रहे। आई थिंक एजुकेशन मैटर्स अ लॉट। अगर पेशेंट में अवेयरनेस है, और विमेन से ज़्यादा अगर मैरिड है, लड़की है, किस फैमिली को बिलोंग करती है और उनकी सोच क्या है, और जिस फैमिली में जा रही है उनकी सोच क्या है, तो वो सोच होने से देन थिंग्स बिकम बेटर। पहले और दूसरे बेबी के बीच में जो गैप, एक आइडियल एज जो होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 years। देखिए, एक चीज़ होती है प्रेगनेंसी टाइम में, बहुत सारे हार्मोनल, बहुत सारे फिजिकल, बहुत सारे इमोशनल और मेंटल चेंजेस पेशेंट में आते हैं।
और बेबी होने के बाद वो एकदम जुड़ती है उस बच्चे के साथ में, और उसको बच्चा भी डिपेंडेंट है उसके ऊपर फीड वगैरह के लिए, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए, वो रिकवरी हो जानी चाहिए। उस रिकवरी के बाद ही सेकंड बेबी प्लान होना चाहिए। तो आइडियल इज 3 इयर्स, लेकिन चलो 2 से 2.5 साल भी हो जाता है तो चलो ठीक है, लेकिन 3 इयर्स इज द आइडियल गैप विच शुड बी गिवन फॉर द गर्ल टू रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ। जैसे कुछ स्टडीज कहती हैं कि जब बेबी बर्थ कनल से होकर आता है तो इम्यूनिटी जो मिलती है माँ के पेट से वो सी सेक्शन में नहीं मिलती, क्या ये मिथ है? पार्शियल मिथ है। इम्यूनिटी एक्चुअली बच्चे को 2 तरीके से मिल रही है। माँ के पेट में ही मिल जाती है उसको इम्यूनिटी बच्चे को, पहली चीज़। दूसरी, बर्थ के बाद में माँ के दूध से मिलती है इम्यूनिटी। बर्थ, नॉर्मल बर्थ्स में जो वो पैसेज से पास होता है तो जो उसके सब लंग्स वगैरह कंप्रेस होते हैं तो जो सेक्रीशंस हैं वो सारे निकल जाते हैं बाहर, तो एस्पिरेशन कम होता है। एस्पिरेशन कम होता है। बहुत सारी जो है रिफ्लेक्सेस उसके स्टार्ट हो जाते हैं जब वो बर्थ कैनाल से पास होके बाहर निकलता है, फर्स्ट क्राई करता है तो उसके बहुत सारे जो है साइनसेस स्टिमुलेट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, तो क्राई करने की वजह से बहुत सारे हार्ट के अंदर फोरामेंस वगैरह हैं जो कि क्लोज होते हैं, तो वो बेटर है। मतलब बच्चे का रोना बेटर रहता है 100%। बच्चा अगर नहीं रोया तो दैट इज नॉट, नहीं, बच्चा को पैदा होते ही रोना है, क्योंकि बच्चा, आपको ये गर्वित समझ सुन के वो लगेगा, बच्चा पेट में सांस नहीं लेता, ठीक है? मदर से जो ऑक्सीजन जा रही है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, उसी से पूरा उसका ऑक्सीजनेशन हो रहा है, तो वो ब्रीथ कर ही नहीं रहा अंदर। लीकेज जब होता है 10 मिनट पहले लीकेज होना चाहिए, डिलीवरी से पहले। लीकेज अगर टाइम से पहले हो गया तो वो बच्चा अंदर सांस लेने का रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, तो जब उसने सांस ली अंदर तो फेफड़े में सारा पानी जाएगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फेफड़ों में जाए तो निमोनिया के साथ पैदा हो सकता है। तो बच्चा जिस टाइम पैदा हो रहा है, जब वो फर्स्ट क्राई करता है, वो उसकी पहली सांस होती है, वो हवा में आती जाती है सांस उसकी, वो जरूरी है, बाहर निकल। जैसे रूरल और अर्बन इंडिया में फैमिली प्लानिंग को लेके जो लोगों के माइंडसेट है वो अभी भी किस तरीके का माइंडसेट है? आपको तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता होगा। जी। रूरल में सबसे बड़ा माइंडसेट मिसकंसेप्शन ये है कि अगर बच्चा हो गया पैदा तो जैसे वो फीड करा रही है, तो वही सबसे बड़ा कॉन्ट्रासेप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पूछ रहे हैं ना मेरे से? हाँ। है ना? तो सबसे बड़ा मिथ यही है। दूसरा मिथ ये है कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि समझते हैं कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन किया तो रिलीजियस या कम्युनिटी के वजह से जो स्टिग्मा लगेगा, नहीं, बच्चे भगवान की देन है, हमें नहीं कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए, ये वाली चीज़। तो ये सबसे बड़ा, और ये गलत फहमी रहती है कि अगर हमने कॉपर्टी लगवाया या कुछ करा तो उसके बारे में थोड़ा सा डर बैठा हुआ है कि ये नुकसान कर देते हैं, ऊपर चढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि उन्हें समझ में आता है कि फैमिली प्लानिंग मीन्स ओनली नसबंदी, तो नसबंदी फैमिली प्लानिंग नहीं है। फैमिली प्लानिंग इज प्लानिंग द फैमिली, प्लानिंग द फैमिली। नसबंदी इज नॉट द लास्ट ऑप्शन कि भाई यही है हमारे पास, अब कुछ और है नहीं। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हम प्रॉपरली गैप दें, इंटरस्पेस दें बच्चे के लिए, और कोई ऐसे मेथड दें जो कि दोनों पार्टनर्स के लिए सूटेबल हो, जिसमें कि पेशेंट को, फीमेल को, पार्टनर को भी दिक्कत नहीं हो, मेल पार्टनर को भी प्रॉब्लम नहीं हो। और कॉन्डोम भी यूज़ करते हैं जो, तो उसके लिए भी मिथ है गांव में कि भाई ये तो जो है फट जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि गांव के लिए। और अर्बन वालों के लिए ये है कि उन्हें समझ में आता है कि शायद जो टाइम पीरियड है या विड्रॉल वाला है वो बढ़िया रहता है, लेकिन दे डोंट नो द फेलियर रेट ऑफ दैट। फैमिली प्लानिंग इज दैट कि एक बच्चे की परवरिश भी जरूरी होती है। फैमिली प्लानिंग मीन्स कि टू प्लान योर फैमिली एंड गिव स्पेस। इट इज नॉट अबाउट लाइगेशन कि हमने नसबंदी कर दी, काम खत्म। एक बेटा वाली सोच, मतलब एक बेटा जरूरी है, ये वाली सोच विमेन के हेल्थ पर कितना असर डालती है? पहली चीज तो एक बेटा वाली सोच जो है चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा। एक बेटा जरूरी है, अब चेंज हो रहा है, डेफिनेटली चेंज हो रहा है। पहले होता था भाई एक के बाद एक लड़की होती चली आ रही है, 3, 4, 5, 6, उसके बाद बेटे के चक्कर में होती चली आ रही है। अभी नहीं है ऐसा। अभी एजुकेशन लेवल अर्बन क्लास में तो पर्टिकुलरली इतना हो गया, इवन एजुकेशन इम्प्रूव हो चुका है, जो रूरल वाला स्ट्रेटा है उसमें भी इम्प्रूव हो चुका है। तो अब वो प्लान करते हैं कि हमें 2 बच्चे चाहिए,
3 बच्चे चाहिए या एक ही बच्चा चाहिए, एक ही बच्चे पे आ गया, 1 बेबी नॉर्म पे आ गए, ठीक है। तो 1 बेबी नॉर्म पे जब आ गया है एजुकेशन की वजह से, और क्योंकि करियर है, दोनों माँ बाप सोचते हैं कि हम अच्छे से पालना अपने बेबी को, तो फिर दे डोंट माइंड कि हमारी बेटी हो रहा है बेटा हो रहा है, इक्वल देते हैं। फैमिलीज में भी चेंज हो गया, लेकिन सर्टेन कम्युनिटीज़ हैं जो कि कहते हैं बेटा होना जरूरी है। अभी भी है वो चेंज, हाँ, चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये चेंजेस मैंने पिछले 10-15 सालों में अच्छे से देख लिया है कि अब कोई नहीं, दूसरी बेटी भी होगी तो भी कहते हैं अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब लाइगेशन कर दीजिए, हमारे लिए बेटा बेटी बराबर है। बहुत, क्योंकि आजकल बेटियां जिस तरीके से फील्ड में नाम रोशन कर रही हैं, लास्ट हमने अभी देखा 2025 में लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीत के लाया, और मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का हर रोज हमें देखने को मिल ही रहा है। तो वो अर्बन में तो चेंज हमें काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, पर रूरल में उसका क्या इफेक्ट है? रूरल में भी आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रूरल में भी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। गर्ल्स आजकल अवेयरनेस रख रही हैं, दे आर वेल वर्स। पहले बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, अभी तो गांव के लड़कियां भी पढ़ने में जाती हैं। तो आई थिंक चेंजेस फॉर द बेटर। यस, एंड वो कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। Change is the law of nature, लेकिन there are still certain communities who are keeping on producing। 2 लड़के हो गए तो एक और होना चाहिए, समझ में आए, क्योंकि उनके लिए जो है बच्चे जो है कमाई का साधन है, वो उनको बड़ा करेंगे और हमारे लिए सेल्फ सपोर्ट रहेगा, हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम रहेगा। इस चक्कर में वो बच्चे, राशन ज़्यादा मिलेगा हमें लाइन में ज़्यादा लगेगा, समझ में आ रही। आई डोंट वांट टू नेम एनी कम्युनिटी बट इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। यस, वी कांट ब्लेम। हमने अभी जब हमारा आपसे ये फाइनल हुआ था कि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ होने वाला है, तो हमने यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि अगर आपको गर्ल्स हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हों तो वो आप हमें बता सकते हैं। तो कुछ लोगों के वहाँ से क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैं आपसे एक बार ही पूछ लेता हूँ। पीरियड्स के टाइम पे क्या यूज़ करना बेटर रहता है, सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स या टॉम्पॉन्स? कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सेफ है? सैनिटरी पैड्स आर द मोस्ट हाइजीनिक। जो ये वजाइनल कप्स होते हैं, ये वजाइनल कप्स क्या होता है, वजाइना के अंदर ही एक सिलिकॉन कप डाल देते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, और फिर वो चेंज होता है और उसको फिर वॉश करके रीयूजेबल होता है। ये मेरी समझ से जो यंग गर्ल्स हैं, वर्जिन्स हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू यूज़ दिस, लेकिन मैरिड हैं, 1-2 बच्चे हैं और वर्किंग हैं, तो उनके लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है वजाइनल कप्स। टैम्पून्स में क्या होता है कि पूरा को पूरा टैम्पून अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन निकाले लेकिन ये टैम्पून में भी ये चीज़ है कि अगर वो टैम्पून प्रॉपर्ली हाइजीनिक तरीके से नहीं डाला गया या नहीं निकाला गया या कभी कभी रिटेन हो जाता है, तो फिर इट बिकम्स मे लीड टू इन्फेक्शंस। सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रेस का पीरियड पर असर? जरा सा स्ट्रेस भी पीरियड्स को डिस्टर्ब कर देता है? बिल्कुल सही है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका पीरियड ही नहीं आ रहा, एमेनोरिया हो जाता है या फिर मेनोरेजिया हो जाता है। तो स्ट्रेस जो है ऐसे हमारे हार्मोन्स बनाता है या ऐसे हमारे केमिकल्स निकालता है जिसकी वजह से हार्मोन्स पे फर्क पड़ता है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका सच में इतना बड़ा कनेक्शन होता है? हाँ जी, स्ट्रेस का बहुत है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और विडंबना इस बात की है कि पहले दादी नानी के नुस्खे जो होते थे, सुबह पूजा करते थे बैठ के। हमारी माँ भी हम लोग को लेके बैठती थी, चलो बैठ जाओ थोड़ा पूजा पाठ करो। लेकिन अभी स्पिरिचुअलिटी हो गई है, पूजा पाठ मेडिटेशन के लिए टाइम कम निकालते हैं। और आजकल तो पीरियड्स में पूजा पाठ भी अलाउ नहीं है, और पहले ज़्यादा होता था, पहले और भी ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा छुआछूत मानते थे, लेकिन दैट वाज अगेन साइंटिफिक, क्योंकि छुआछूत मान रहे हैं तो उस लड़की को रेस्ट मिलना है, उसको टच नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा था वो कि बिल्कुल अलग ही कर दो, बर्तन अलग कर दो, वो चीज़ नहीं है, अब नहीं है। क्वारंटीन कर दिया उसको, क्वारंटीन कर दी से वो जरूरी नहीं है ना। रेस्ट एक अलग चीज हो गई और क्वारंटीन एक अलग चीज हो। जैसे कुछ लड़कियों का बोलना होता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी खा लेती हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है, और जिससे हार्मोनल प्रॉब्लम होती है और उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा भी खाने से वजन बढ़ जाता है। उसका रीजन ये है कि वो जो थोड़ा सा खा रही है ना, उसको खर्च नहीं कर रही है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है। फिटनेस भी जरूरी है, तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट अपने आप BMR कम हो जाएगा और वेट पुट ऑन हो जाता है। अब वेट पुट ऑन हो गया तो हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए तो फिर वेट गेन हो जाता है। तो बेस्ट है कि एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करना है मेंटेन करने के लिए। अब लोग छोटी छोटी बातों को मिसकैरेज की मिसकंसेप्शन मान लेते हैं। असल में कॉमन रीजन मिसकैरेज की जो असल में कॉमन रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? मिसकैरेज तो एक्चुअली गर्वित, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, मतलब डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में
अलग रीजंस हैं, 3rd month to 6 months में बिल्कुल अलग रीजंस हैं, एंड 6 months से लेके फाइनल फुल टर्म तक प्री टर्म लेबर्स के बिल्कुल इसकी पूरी किताब है इसमें कि कैसे कैसे होना है। लेकिन बस ये प्रिकॉशन लेना है कि प्रेगनेंसी टाइम में ये ध्यान रखना है, क्योंकि फिर उसके लिए पूरी टेस्टिंग वगैरह है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, और हर ट्राइमेस्टर के अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसके लिए मेन ध्यान रखना है कि जब कंसीव करते हैं हेल्दी खाइए, रेस्ट करिए और लाइट एक्सरसाइजेस करिए, खुश रहिए। पहले बोलते थे ना कि पूजा पाठ क्या करो, कुछ रामायण पढ़ो या कुछ गीता पढ़ो, तो अब शायद इतना नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन ये है कि कुछ तो करना चाहिए, मतलब कुछ स्पिरिचुअलिटी पे ही अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें, मेडिटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। अच्छे आजकल तो मोबाइल से ही सारा कुछ अच्छा हो जाता है। नहीं, मोबाइल्स में अच्छा भी है, मोबाइल खाली बुरा नहीं है, मोबाइल के अंदर ही काफ़ी सर्च करके अच्छी चीज़ देख सकते हैं। भाई है ना, टेक्नोलॉजी तो है पर यूजेस नहीं है, किस तरीके से क्या यूज़ करना है, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। चॉइस हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या चीज़ यूज़ करें। यू एंड आई यूजिंग इट गुड। 9 से 10 घंटे ऑफिस में बैठना, स्ट्रेस, तो इन सब चीज़ों का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस होता है वो हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर? देखिए, वर्किंग वुमेन है तो पहले तो समझ लीजिए कि उसकी एज थोड़ी प्लस साइड पे ही हो जाती है, 25 से ऊपर चली गई, ठीक है, 25 से ऊपर चली गई, अब वो स्ट्रेस तो है ही। और फिर अगेन वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, एंड ये चीज़ें जो है अगर बैलेंस में चल रही है, सुबह 9 बजे गए, शाम को आ रहे हैं, तो वो बीच में डाइट का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन एक बैलेंस में अभी भी पर वर्किंग लेडीज़, लड़कियां मेरे पास बहुत सारी आती हैं, उनको मैं ये बोलती हूँ फ्रूट्स लेके जाओ ना, जूस पियो बीच में, ठीक है, हर बार बैठे मत रहो, हर आधे घंटे 40 मिनट्स के बाद गो एंड टेक अ राउंड, तो ठीक हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हैं इनके, क्योंकि वर्क प्रेशर, बॉसेस के स्ट्रेस, अपना वर्क का स्ट्रेस, अपना जो है अपना परफॉर्मेंस देने का स्ट्रेस, तो ये सारे स्ट्रेस जो है प्रेगनेंसी के आउटकम पे फ़र्क पड़ता है। बच्चा जो है हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहता है, उसको स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए अपने लिए। स्ट्रेस वाला कन्वे करना चाह रही हूँ आज की गर्ल्स के लिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन में क्या है, केवल उनको अपना डाइट का ध्यान रखना है, क्या खा रहे हैं, हेल्दी फूड लीजिए और प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में जिम में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे आप नॉर्मल वॉक कर लीजिए और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, अच्छे से रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, ऑक्सीजन भगवान ने बहुत फ्री में दे रखी है, उसको खूब सारा अंदर लीजिए, प्राणायाम अच्छे से करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए और रेस्ट करिए, एंड जस्ट बी हैप्पी एंड हैव फेथ एंड ऑलवेज कीप द पॉजिटिव थिंकिंग कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको अपने साथ की महिलाओं के साथ, यानी कि माता, बहनों या फिर अपने फीमेल लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यस, अ बिग थैंक्स टू यू मैम, जो आपने अपना कीमती समय से हमें समय निकाल के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लेजर इज ऑल माइन गर्वित। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टुडे कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं आज दे कम बैक टू मी एज यंग हैंडसम जेंटलमैन टेकिंग माई इंटरव्यू। आई फील प्राउड फॉर माई सेल्फ एंड आई फील ब्लेस्ड। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि आज जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं वो अपने बच्चों के लिए मेरे पास आ रहे हैं और बहुत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ भगवान तूने मेरे को जिस लिए जन्म दिया मैंने उसका सफल यूज़ किया। थैंक यू सो मच गर्वित एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप खाली मेरा ही नहीं, आप आगे जाके और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, और एक दिन मोदी जी कर लीजिए आप पॉडकास्ट, मेरी आपसे ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और जिस दिन मोदी जी का लेंगे उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगी आपके साथ। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।